अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे दरमियान में मैं ग्रीन केमिस्ट्री की 2-4 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ वाइवा के क्वेश्चंस के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो मैंने सोचा ये पहले अपलोड कर दूँ, बाद में हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में दोबारा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर ये वीडियोज़ बेसिकली MS केमिस्ट्री के बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए तो नहीं, खैर मेरे फेलोज़ के लिए ही हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वाइवा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और ये केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसे सिंथेसिस प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं जो किसी भी हैज़र्डियस सब्सटेंस के यूज़ और उसकी जनरेशन को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ GAC। व्हाट इज़ GAC? GAC बेसिकली एब्रीविएशन है ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो भी हम एनालिटिकल मेथडोलॉजीज़ या टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके थ्रू ऐसी केमिकल सिंथेसिस प्रोसेसेस को हमने इन यूज़ लाना है कि वो उनका इन्वामेंटल नेगेटिव इन्वामेंटल इम्पैक्ट्स जो है वो कम हो सके। और ग्रीन एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या क्या कर सकती है? ये रिड्यूस करती है एनर्जी कंजप्शन को, रीजेंट कंजप्शन को और वेस्ट प्रोडक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल केमिस्ट्री बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री को ही हम कहते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे केमिकल सिंथेसिस मेथड्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और इस केमिकल सिंथेसिस मेथड के ज़रिए से हम केमिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। और ये केमिकल सिंथेसिस मेथड जो हम ग्रीन केमिस्ट्री के या सस्टेनेबल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, ये उस केमिकल के हैज़र्डियस इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और ये हैज़र्डियस इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, होते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री का मकसद ये है कि जो भी केमिकल हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके हैज़र्डियस इफेक्ट्स को, उसके जो भी बुरे असरात हैं उसको कम कर दिया जाए या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वेस्ट प्रिवेंशन, सेकंड एटम इकोनॉमी, थर्ड लेस हैज़र्डियस केमिकल सिंथेसिस, फोर्थ वन डिज़ाइनिंग न्यू सेफर केमिकल्स, फिफ्थ वन है हमारे पास सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडरीज, सिक्स है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, सेवन्थ यूज़ ऑफ रीन्यूएबल्स फीड स्टॉक्स। और इस तरह से ये हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही हैं। और इनको हम जब हमने ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल के अंदर स्टडी भी कर लिया था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपसे मेन गोल्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और 12 प्रिंसिपल कह के भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है हाउ ग्रीन केमिस्ट्री मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हमने कहा कि ये ऐसे ये केमिकल सिंथेसिस मेथड्स को डिज़ाइन करती है। और कैसे केमिकल सिंथेसिस मेथड को डिज़ाइन करेगी? जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। जब एफिशिएंट होंगे तो वो क्या करेंगे? वो वेस्ट जनरेशन को, वेस्ट प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब वेस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी तब क्या होगा? हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मैक्सिमम आएगी, 100% आएगी। जब हमारे पास हमारी सिर्फ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आएगी तो हमारे लिए हैज़र्डियस इफेक्ट्स जो हैं ह्यूमंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए या प्लांट्स के लिए वो कम हो जाए, वो कोई भी नहीं होंगे। हैज़र्डियस इफेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएंगे या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एज अ रिज़ल्ट स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से ग्रीन केमिस्ट्री जो है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल केमिस्ट्री बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री को ही हम कहते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे केमिकल सिंथेसिस मेथड्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और इस केमिकल सिंथेसिस मेथड के ज़रिए से हम केमिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। और ये केमिकल सिंथेसिस मेथड जो हम ग्रीन केमिस्ट्री के या सस्टेनेबल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, ये उस केमिकल के हैज़र्डियस इफेक्ट्स को एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। ठीक है। और ये हैज़र्डियस इफेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, होते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री का मकसद ये है कि जो भी केमिकल हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके
हज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स को, उसके जो भी बुरे असरात हैं उसको कम कर दिया जाए या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वेस्ट प्रिवेंशन, सेकंड एटम इकोनॉमी, थर्ड लेस हज़ार्डियस केमिकल सिंथेसिस, फोर्थ वन डिज़ाइनिंग न्यू सेफर केमिकल्स, फिफ्थ वन है हमारे पास सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडरीज, सिक्स है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, सेवन्थ यूज़ ऑफ रीन्यूएबल्स फीड स्टॉक्स। और इस तरह से ये हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही हैं। और इनको हम जब हमने ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल के अंदर स्टडी भी कर लिया था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपसे मेन गोल्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और 12 प्रिंसिपल कह के भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है हाउ ग्रीन केमिस्ट्री मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है व्हाट इज़ सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल केमिस्ट्री बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री को ही हम कहते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे केमिकल सिंथेसिस मेथड्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और इस केमिकल सिंथेसिस मेथड के ज़रिए से हम केमिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, और ये केमिकल सिंथेसिस मेथड जो हम ग्रीन केमिस्ट्री के या सस्टेनेबल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें, ये उस केमिकल के हज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स को एलिमिनेट कर देगा या रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और ये हज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, होते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। तो सस्टेनेबल केमिस्ट्री का मकसद ये है कि जो भी केमिकल हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके हज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स को, उसके जो भी बुरे असरात हैं उसको कम कर दिया जाए या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वेस्ट प्रिवेंशन, सेकंड एटम इकोनॉमी, थर्ड लेस हज़ार्डियस केमिकल सिंथेसिस, फोर्थ वन डिज़ाइनिंग न्यू सेफर केमिकल्स, फिफ्थ वन है हमारे पास सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडरीज, सिक्स है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, सेवन्थ यूज़ ऑफ रीन्यूएबल्स फीड स्टॉक्स। और इस तरह से ये हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता ही हैं। और इनको हम जब हमने ग्रीन केमिस्ट्री को पढ़ा था तब हमने इसको डिटेल के अंदर स्टडी भी कर लिया था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपसे मेन गोल्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और 12 प्रिंसिपल कह के भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है हाउ ग्रीन केमिस्ट्री मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हमने कहा कि ये ऐसे केमिकल सिंथेसिस मेथड्स को डिज़ाइन करती है, और कैसे केमिकल सिंथेसिस मेथड को डिज़ाइन करेगी जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। जब एफिशिएंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो वेस्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि व्हाट आर द एम्बिएंट कंडीशंस ऑफ अ ग्रीन एनालिटिकल मेथड। तो ग्रीन एनालिटिकल मेथड के लिए जो एम्बिएंट कंडीशंस हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोसेस के स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। बायोलॉजिकल स्टेप्स में मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे होते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस का इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी हैज़ार्डियस इफेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा हमें टॉक्सिक रीजन की बजाय एंजाइम्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, बूस्टअप करना है। इसके अलावा हमें ऐसे प्रोसेस को, ऐसे सिंथेटिक रूट को फॉलो करना है जिसके अंदर लेस एनर्जी कंजप्शन हो रही हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीटेबल फीड स्टॉक्स एंड नॉन डिप्लीटेबल फीड स्टॉक। इसको हम रीन्यूएबल या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। डिप्लीटेबल फीड स्टॉक वो फीड स्टॉक या वो रिसोर्सेज या वो मटेरियल होते हैं जो कि रिसाइकलेबल नहीं होते, जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। उसके अंदर हमारे पास मेटल और फॉसिल फ्यूल्स, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद नॉन डिप्लीटेबल फीड स्टॉक या नॉन रीन्यूएबल फीड स्टॉक है। इसके अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं जिसको हम रिसाइकल, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, सोलर एनर्जी और बायोमास इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि वाई द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस शुड बी मिनिमाइज्ड।
तो आपको पता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल सिंथेसिस मेथड के अंदर, ताकि हम अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पे जो आफ्टर द रिएक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए हैज़र्डियस होती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके फिर हमें इनको डिस्पोज़ करना होता है। जब हम इनको डिस्पोज़ करेंगे तो मे बी ये बायोक्यूमुलेटिव या परसिस्टेंट हो जाएं इन्वायरमेंट के अंदर, हम इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ना कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के यूज़ को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए या बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए। और अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें इतना करना चाहिए कि हम सेफ़र प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करें और उसकी क्वांटिटी जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ई फैक्टर। ई फैक्टर बेसिकली इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, शॉर्टली हम इसको कहते हैं ई फैक्टर। और ई फैक्टर एक ऐसा मैट्रिक स्केल है जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ वेस्ट, उसको कैलकुलेट करते हैं इस ई फैक्टर के ज़रिए से। और इसको फाइंड करने के लिए हम एक रेशो यूज़ करते हैं, मैस ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ई फैक्टर, तो हम कहेंगे कि ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है या गॉज है जिसके ज़रिए से हम किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल वेस्ट की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रेशो है बिटवीन द मैस ऑफ वेस्ट एंड मैस ऑफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि वाई वी यूज़ इंजाइम इंस्टेड ऑफ केमिकल डेरिवेटिव ग्रुप्स इन ग्रीन एनालिटिकल मेथड। तो आपको पता है डेरिवेटिव हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे ना प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को, तो ये स्पेसिफिक ग्रुप की ऑल्टरनेशन को अवॉइड कर देगा, मतलब प्रिवेंट करेगा ऑल्टरनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, और जबकि दूसरी पोजीशन पर स्पेसिफिक ग्रुप को ऑल्टरनेट करा देगा, रिप्लेस करवा देगा, जिसके ज़रिए से हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। और ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और आफ्टर द रिएक्शन ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट की सूरत में निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें डेरिवेटिव्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें डेरिवेटिव्स की बजाय एंजाइम्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एंजाइम्स के कोई भी हैज़र्डियस अफेक्ट नहीं होते। हम इजीली अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एंजाइम इंस्टेड ऑफ केमिकल डेरिवेटिव ग्रुप्स या प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ रियल टाइम पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लगाया है, सिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमने रिएक्शन लगा दिया, तो हमने हमने ये नहीं करना कि रिएक्शन लगा के चलो जी भागे बाहर। तो हमने क्या करना है, हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है, हमने देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आ रहे हैं तो ताकि हम अपने रिएक्शन को स्टॉप कर सकें और हम आने वाले जो भी हैज़र्डियस अफेक्ट हैं जो हो सकते हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें बाय द रियल टाइम ऑब्जर्वेशन। तो हमने उसको रियल टाइम पे जब हमने केमिकल रिएक्शन लगाया है तो हमने उसको मॉनिटर करना है, ताकि जो भी हमें इंडिकेशंस मिल रही हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, हम उसको देखते हुए अपने रिएक्शन को मैनेज कर सकें, उसकी कंडीशंस को या तो चेंज कर सकें जिस तरह से प्रेफरेबल हो, और या फिर अपने रिएक्शन को स्टॉप कर सकें ताकि हम एक्सीडेंटल इवेंट्स या किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कंट्रोल कीज़ यूज्ड इन ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे रॉ मटेरियल के अंदर कोई डिप्लीटेबल फीड स्टॉक मौजूद है तो हम वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डिप्लीटेबल फीड स्टॉक की नॉन डिप्लीटेबल रीन्यूएबल फीड स्टॉक के साथ, ठीक है। और अगर हमारे पास टॉक्सिक रीजेंट हम किसी प्रोसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर नॉन टॉक्सिक रीजेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द कैटलिस्ट। और हमने ऐसा प्रोसेस यूज़ करना है जिसके अंदर लेस एनर्जी कंजप्शन हो रही हो, और या फिर हम अपनी टारगेट प्रोडक्ट को का ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अपने कैटलिस्ट को ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करना है जो रिएक्शन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर सकता हो और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हों, ठीक है। इसके अलावा हमने टाइम टू टाइम अपने जो भी प्रोसेस सिंथेसिस हो रही है उसको हमने मॉनिटर करते रहना है। तो ये हैं कंट्रोल कीज़ जो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं।
तो बाकी लेक्चर्स की जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ आप लोगों को।